स्मैकडाउन में जिस लेवल का हाहाकार मचा हुआ है, अब देख के ऐसा लग रहा है कि स्मैकडाउन का एक जनरल मैनेजर से नहीं बल्कि दूसरा भी शायद अब बुलाना पड़ ही जाएगा। और रैंडी ऑर्टन को हील टर्न हुए एक हफ्ता नहीं हुआ और इनकी नीच हरकतें अभी से शुरू हो गई। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड को। एंड यस, जिस तरीके से हम चाहते हैं कि रोड टू रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज बुक हों, एटलीस्ट कुछ स्टोरी लाइंस के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो काम करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है उसमें हमको बैक स्टेज से ही दिखता है कि भैया कहीं ना कहीं मार पिटाई तो चल रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो सिक्योरिटी वाले बंदे हैं वो भाग रहे हैं और दिखता ये है कि ड्रू मैकिंटायर ने कार की वो जो विंडशील्ड होती है, वो जो चटक जाती है, उसको पूरा ऐसे उतारा और वहां से जेकब फाटू को निकाल के वो कार के ऊपर ही उनको पंचेस मारना शुरू करते हैं। और वहां पे जो जेकब फाटू हैं उनके पूरे ऐसे जो फोरहेड है वहां से खून निकल रहा था। सिक्योरिटी वाले बंदे पकड़ के रखते हैं ड्रू मैकिंटायर को। तो स्टार्टिंग में ही पूरे स्मैकडाउन की उन्होंने टोन सेट करी थी कि आज बहुत ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई केओटिक चीजें दिखाने वाली, जिसका मतलब कि ये स्मैकडाउन आसान नहीं होने वाली निक ऑल्डिस के लिए। और सबसे पहले जो रिंग में शो की स्टार्टिंग होती है वो ड्रू मैकिंटायर से होती है। बहुत ही अब्रप्ट तरीके से वो आते हैं, कहते हैं सबसे पहले तुम लोगों ने मेरा जो रेसलमेनिया का स्पॉट है उसको ले लिया। उसके बाद निक ऑल्डिस निकल के आते हैं और कहते हैं भाई क्या हरकतें कर रहा है, कैसे तू मेनियाक की तरह एक्ट कर रहा है। जब तेरे पास चैंपियनशिप थी तब तुझे टाइटल डिफेंड नहीं करना था, अब तुझे जेकब फाटो के साथ मैच चाहिए था और आज शो में मैंने मैच कर भी दिया था, लेकिन उसके बाद भी तूने ये चुल कर दी। फिर वो यहाँ पे बात करते हैं कि तेरी प्लेस रेसलमेनिया में नहीं होनी चाहिए बल्कि तो ये तो अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए तेरा, क्योंकि तेरी हरकतें हैं नहीं इस प्रोफेशनल एनवायरमेंट में काम करने की। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं हाँ मैंने कोशिश करी थी क्विट करने की, लेकिन तुम सारे लोगों ने इसको पसंद किया था और तू कहता है कि मैं एक्ट करता हूँ एक चाइल्ड की तरह। और उसके बाद निक ऑल्डिस के बच्चे का नाम भी उन्होंने यहाँ पे लिया और उसको भी बीच में घुसेड़ दिया कि भैया वो तेरे जैसे कॉर्पोरेट स्टूज को देख के बिल्कुल भी खुश तो नहीं होने वाला। ये करके उन्होंने थोड़ा पर्सनल होने की कोशिश करी, जो बहुत ज़्यादा ड्रू मैकिंटायर निक ऑल्डिस होते ही हैं। और किसी पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों इन दोनों का सिंगल्स मैच हमें ज़रूर दे देना, हम लोग पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये मत समझना कि हम बेवकूफ़ है, हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करना चाह रहे हो और तुम जो करना चाह रहे हो वो करना भी, ठीक है। इसको बहुत लॉन्ग गेम मान के ऐसा मत करना कि दोनों लट्ठी टेक के आ रहे हैं ड्रू मैकिंटायर और निक ऑल्डिस और तब जाके इनका मैच हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, फिर जेकब फाटू पीछे गुस्से से निकल के आते हैं, उन्होंने फिर से ब्रॉल करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद जेकब फाटू मार रहे हैं ड्रू मैकिंटायर को, रिंग पोस्ट पे मारा उन्होंने, स्टील स्टेप्स पे मारा। उसके बाद अनाउंसर डेस्क के ऊपर लेटाया और ऐसा लगा कि जेकब फाटू चले गए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने बैरिकेड के ऊपर से ड्रू मैकिंटायर को स्प्लैश भी लगाया है। और वहां पे सारे जो पूरा कंट्रोल कर रहा है, जो अथॉरिटी है, वो बिल्कुल पगलाई हुई है कि यार कैसे भी करके ये ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू को हम लोग रोकें कैसे, क्योंकि दोनों है ही मेनियाक टाइप के। ड्रू मैकिंटायर तो पगलाया हुआ है जब से उससे टाइटल गया और जेकब फाटू तो है ही शुरू से पागल। तो ये वाली फ्यूड में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत अच्छा काम किया है और अभी तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं इनके बीच में, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। बट इसके बाद शो पर हो जाता है एक टाइटल चेंज, क्योंकि डेमन प्रीस्ट एंड आर-ट्रूथ ने हरा दिया है एमएफटी को और वो जो चैंपियनशिप है टैग टीम चैंपियनशिप है वो डेमन प्रीस्ट और आर-ट्रूथ के पास आ गई है। इस चीज़ से सही बताऊं तो मुझे इतना फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि वो टाइटल क्या कर रहे थे, उनका आगे क्या करना है, रेसलमेनिया में क्या होगा, वो भी ज़्यादा मैटर नहीं करता। अभी डेमन प्रीस्ट और आर-ट्रूथ के पास आ गया तो शायद ये थोड़ा सा वो फनी एलिमेंट डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि क्रिएटिव बुकिंग की वजह से कहीं आर-ट्रूथ को भी अनफनी ना बना दे, जो कि उसको बनाना सबसे मुश्किल टास्क है। मतलब टास्क हो सकता है तुम्हारे लिए कि तुम कैसे आर-ट्रूथ को अनफनी दिखाओ, और अगर वो चीज़ कर दी इन लोगों ने तो क्रिएटिव लोगों को हम सलामी दे सकते हैं। कितने तोप होगी वो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद क्या होता है, बैक स्टेज से डैन हाउजन का एक सेगमेंट था, छोटा सा ही सेगमेंट था। कैंडिस लेरे वहाँ पे होती है और अपने, क्योंकि उनका पतिदेव जो जॉनी गार्गानो है वो लेटा ही पड़ा रहता है, तो पूछते क्या तुम इसे फिक्स कर सकते हो। वो कहते हैं हाँ भैया, पैसे उन्होंने लिए $20 लिए, पता नहीं कितने लिए, और उसके बाद डैन हाउजन वहाँ से चले जाते हैं। ये शायद कोई स्टोरी की स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है, बाकी समझ में अभी इसको देख के आया नहीं कि एग्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ से करना क्या चाहती है। इसके बाद नेक्स्ट हमको बैक स्टेज से सैमी ज़ेन का सेगमेंट दिखता है, जहाँ पे उनसे पूछा जाता है कि ये जो सब कुछ हुआ रैंडी ऑर्टन ने जो कोडी रोड्स के साथ किया, उस पर तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि देखो कोडी रोड्स पूरी कोशिशें करता है अच्छा बनने की, लेकिन रैंडी ऑर्टन वो करता है जो कि उसे करना होता है, और मैं क्योंकि अपना जो आदर्श है वो रैंडी ऑर्टन को ही मानते हैं सैमी ज़ेन, और खुद के लिए भी बोलते हैं कि यार मैं जो भी करने जाता हूँ सब गड़बड़ ही हो जाता है। तो ऐसा वो बता रहे थे कि क्या फिर मुझे कभी सही करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर भी एट द एंड सही तो कुछ हो नहीं रहा। ट्रिक विलियम्स यहाँ पे आते हैं, फिर इनके बीच में थोड़ी टेंशन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाई, क्योंकि इनके बीच में इनको जो है ऐसे कुछ फ्यूड सी बनानी है। और ट्रिक विलियम्स की एक्टिंग भाई इतनी ज़्यादा वाहियात है, मुझे बताना सही में वो एक्टिंग मुझे ही वाहियात लगती है या वो सही में वाहियात है भी, या फिर आप ये मान सकते हो कि ट्रिक विलियम्स के जो पर्सनैलिटी उसके ऊपर वो सूट करती है। मेरे को तो वो बहुत ही ज़्यादा नकली सी लगती है भाई, ऐसा लगता है जैसे विमेंस डिवीजन में सुपरस्टार्स एक्टिंग करती है ना,
कि बहुत ही ऐसे अदाएं दिखा के वैसी टाइप की एक्टिंग मुझे वो लगती है। एक बार को चलो वहाँ तो फिर भी वो फिट हो जाती है, लेकिन ट्रिक विलियम्स के ऊपर मेरे को तो बहुत ही अजीब लगती है। बताना क्या मैं अकेला ही हूँ या आपको भी ऐसा ही लगता है? इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है बैक स्टेज कोटा वाले लोगों का, फ्रैक्सियम वर्सेस एमसीएमजीज के बीच में। कैंडिस लेरे यहाँ पे आ जाती है, पंच उन्होंने कर दिया, इसकी वजह से ये जो मैच है उसमें एमसीएमजीज जीत जाते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल में जाने का ज़्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके बारे में केयर नहीं करती है। इसके बाद रैंडी ओटन निकल के आते हैं नेक्स्ट, और भाई आज पहली बार हील होने के बाद ये रैंडी ओटन की एंट्रेंस थी, और ये देखना था कि क्या रिएक्शन होता है क्राउड का। रैंडी ओटन बने हैं हील, लेकिन उनको चीयर मिल रहे हैं पहले से ज़्यादा। तो आते उनके एंट्रेंस पे पहले पॉप हुआ, क्राउड उनके साथ जो है, जो उनका म्यूजिक उसके साथ गाना गा रहा है। इसके बाद रैंडी ओटन वही स्टील चेयर लेके आते हैं, रिंग के बीच में सेटअप करते हैं, और उसके बाद उसी तरीके से बैठ जाते हैं जैसे कोडी रोड्स को मारने के बाद वो बैठे थे। अब यहाँ पे आके वो रैंडी के चैंट्स लग रहे थे, कहते हैं कि बहुत सालों से ये जो मेरा म्यूजिक हिट होता है, तुम उसके बाद जो है गाना गाते हो, ये क्या फीलिंग है। उसके बाद मैं भी तुम्हें कैसे रिटर्न करता हूँ चीज़ें, तुम्हारे जो ऑटोग्राफ्स हैं उनको साइन करता हूँ, कभी किसी को विश करता हूँ, तो कैसे उसके लिए वो हमेशा के लिए एक मूवमेंट होता है। ये एक पावर है मेरे पास जो ये सारी चीज़ें करने से आई है, जो इतने सालों से मैंने किया है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही रैंडी ओटन बेफेस साउंड कर रहे थे, बस उनके एक्सप्रेशन ऐसे बता रहे थे कि हाँ बंदे के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। उसके बाद कहते हैं कि वही जो स्माइल है ना, वो एम्प्टीएस्ट फीलिंग है, यानी वो स्माइल का कोई मोल नहीं है, ऐसा रैंडी ओटन बताते हैं। कहते हैं मुझे ये लेगेसी नहीं चाहिए कि मैं तुम लोगों के लिए ऑटोग्राफ साइन करूं या फिर किसी को अच्छा फील करवाऊं। मेरी लेगेसी होनी चाहिए कि मैंने अपने करियर में कितनी बार चैंपियनशिप जीती है। तो वो सिर्फ एक ही इस समय एम है, एक ही गोल है रैंडी ओटन का। और आप जरा डिफरेंस देखना रैंडी ओटन के एक बेफेस वाले प्रोमो में और अब वो हील बन चुके हैं, तो उस प्रोमो में उनके चेहरे में ही वो जो ब्लड फ्लो है वो अपने आप ही ऐसे आ रहा है कि वो और ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं। एक किसी डॉक्यूमेंट्री में, रैंडी ओटन की डॉक्यूमेंट्री थी जहां पर उन्होंने बताया था कि कैसे वो अपना चेहरा वैसे बनाते हैं जब उनको अपनी वो जो इनर डीमन है उसको चैनल करना होता है। आपने देखी है वो डॉक्यूमेंट्री, बताना मुझे। तो वही वाली पूरी फीलिंग आई मुझे रैंडी ओटन को यहाँ पे देख के। और उसके बाद कहते हैं कि कोडी रोड्स ने हरा दिया ड्रू मैकिंटायर को, अब जो मेरा ओपोनेंट है रेसलमेनिया में वो कोडी रोड्स है। और कहते हैं कोडी रोड्स ने मेरे लिए काम आसान भी कर दिया, मेरे जो चेहरे पे, मेरे जो छाती पे इतना भार था ना उसको उसने हटा दिया, क्योंकि उसने बोल दिया कि अपना बेस्ट वर्जन बनो। और बस फिर उसके बाद रैंडी ओटन ने वही किया जो कि हमने लास्ट वीक देखा था। कहते हैं अपनी वॉइसेस को सुनने में प्रॉब्लम ये है कि फिर ये कंट्रोल नहीं होती हैं, और मुझे आई नीड 15 करके भी वो बोलते हैं, अपनी 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की बात करते हैं। कहते हैं मैं बहुत आसानी से कर लूंगा विद द 3 मोस्ट डेंजरस लेटर्स इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, जो कि हैं RK। और उसके बाद अपना वो जो लिरिक्स है अपने गाने के उसको ही गाने लगते हैं कि आई कैन हियर वॉइसेस इन माई हेड, दे काउंसिल मी, दे अंडरस्टैंड। और वो मुझे बता रहे हैं कि मुझे चैंपियन बनना है। और उसके बाद एक माइक ड्रॉप वाली उन्होंने लाइन बोली, एट द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया। तो ये सिर्फ स्टैब्लिश करने के लिए था रैंडी ओटन का कि उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। ऐसा एग्जैक्ट हमको ये नहीं बताया कि किसी के कहने पर रैंडी ओटन ने ऐसा किया, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन ऐसा था कि कोडी रोड्स ने ही तो मुझे बोला और वो चीज़ मैंने कर दी। मतलब अपना जो अपनी जो गलती है उसको छुपाने के लिए बंदा वो है ना कुछ बहाने वहाने लगाता है, तो वैसे रैंडी ओटन ने बोला। और जो डिलीवरी थी रैंडी ओटन की वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। बातें तो ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि बहुत कुछ अलग से उठा के बोल दिया रैंडी ओटन ने, और शायद ना ही उनको बोलने की जरूरत थी, लेकिन उनकी डिलीवरी में आपको जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा फील हो जाएगा। इसके बाद बैक स्टेज भी सेगमेंट था, और भाई यहाँ पे देखो ये है रैंडी ओटन का एटीट्यूड, ये है हील रैंडी ओटन का एटीट्यूड। मैट कार्डोना उनके सामने आते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री रही है क्योंकि बहुत पुराने टाइम से यार दोस्त है। तो मैट कार्डोना इसी बात के लिए उनको कॉल आउट करते हैं कि भैया क्या किया तूने कोडी रोड्स के साथ। रैंडी ओटन कहते हैं भाई तू मजाक कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हो रही है मेरे सामने बोलने की। मतलब रैंडी ओटन क्योंकि हील बन चुका है, वो सामने वाले बंदे को कुछ समझता ही नहीं है जो भी मैट कार्डोना बोलना चाह रहे हैं। कह रहे एक्शन फिगर से जाके खेल, तू इंडी नर्ड है, ये भी उन्होंने बोल दिया। कहते तू मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। और जिस अगेन वो जो डिलीवरी है रैंडी ओटन की वही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि कैसे वो सामने वाले बंदे को समझ कि भाई तू है क्या, तेरी औकात कैसे हो रही है मेरे सामने बोलने की। मैं वो रैंडी ओटन नहीं हूं जो कि एक हफ्ते पहले था और उसके बाद उन्होंने पंच भी हिट कर दिया मैट कार्डोना को। इसके बाद ना एक और सेगमेंट होता है बाद में जहां पे मैट कार्डोना निक ऑल्डिस से पूछते हैं कि मुझे चाहिए रैंडी ओटन आज, लेकिन निक ऑल्डिस ने उनको मना कर दिया। लेकिन ये सेगमेंट होता है, बट उसके ऊपर भी WWE कैसा आई उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। और नेक्स्ट मैच आता है सैमी ज़ेन वर्सेस एलिस्टर ब्लैक का। रिंग साइड पे यहाँ पर ट्रिक विलियम्स होते हैं और उनके हाथ में वो जो भी ड्रिंक होती है वो उन्होंने फेंक दी सैमी ज़ेन के ऊपर। उसके बाद सैमी ज़ेन ने मार दिया ट्रिक विलियम्स को और उसके बाद फिर वो रिंग में
में जाते हैं तो अपने ब्लैक मास्क के साथ रेडी थे एलिस्टर ब्लैक, और एलिस्टर ब्लैक ने इस मैच में सैमी ज़ेन को हरा दिया है। अब तो ये सैमी ज़ेन का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हुए चले जा रहा है। वो मैं आपको बता रहा था ना, बैक स्टेज सेगमेंट्स हो रहे हैं, कुछ दिमाग में चल रहा है सैमी ज़ेन के, वो दिमाग में चलते चलते भी क्या ही चल रहा है, वो मुझे तो लग रहा है कि WWE को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि डायरेक्शन होनी क्या चाहिए, बट इतना समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ रेसलमेनिया में जो प्रोग्राम होने वाला है वो सैमी ज़ेन, ट्रिक विलियम्स, एलिस्टर ब्लैक, शायद इन सारे लोगों के बीच में हो सकता है। और मैंने आपसे बोला था वो बात भूल जाना कि एलिस्टर ब्लैक और रैंडी ऑर्टन के बीच में क्या हो रहा है बैक स्टेज, क्योंकि अब रैंडी ऑर्टन का हील टर्न हो चुका है। तो ऐसी स्टोरी लाइन्स के ऊपर WWE फॉलो अप नहीं लेती है, जो कि अच्छी बात भी है। चलो भाई, वैसे भी उसमें किसी को इंटरेस्ट था नहीं, तुम जबरदस्ती के अपने 5 मिनट निकाल रहे थे स्मैकडाउन के, वो तुमने निकाल लिया और तुम्हारे 3 घंटे में से 5 मिनट भी तुमने सक्सेसफुली वेस्ट कर दिए, जो कि तुमसे बुक हो भी नहीं पाते अच्छे तरीके से। इसके बाद रिंग में आती है जेड कारगिल, और आज मैं सही में प्रे कर रहा था कि जेड कारगिल, रिया रिप्ली, तुम कुछ ऐसा कर लो कि तुम्हारी इज्जत बच जाए, तुम इस जो चैंपियनशिप मैचेस की फ्यूड में कुछ तो ऐसा मसाला ऐड कर दो। लेकिन क्या इस चीज़ में आज भी वो लोग सक्सेसफुल हो पाए? तो जेड कारगिल निकल के आते हैं, कहते हैं कि मैं ज़्यादा बकवास करने के लिए नहीं आई हूँ, रिया रिप्ली मुझे पता है तो बैक स्टेज है, चल निकल के आ जा। रिया रिप्ली आती है, कहते हैं हम बात ही करते रहेंगे या कुछ करने भी वाले हैं। जेड कारगिल कहती हैं कि इस टाइटल की तेरे को ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ना ही मुझे फैंस चाहिए, तेरी कितनी ग्राइंड है, मैं तो ऐसे ही हूँ। उसके बाद बिच वर्ड का उन्होंने फिर से यूज़ कर लिया, कहते हैं मैं यहाँ पे दोस्त बनाने नहीं आई, मैं यहाँ पे पैसे बनाने के लिए आई हूँ। रिया रिप्ली कहते हैं कि हाँ, एक बात तूने सही बोली है कि इस टाइटल की मुझे ज़रूरत है। फिर अपने स्ट्रगल्स की वो बात करती है, अपने सेक्रीफाइसेस की वो बात करती हैं। जेड कारगिल कहती हैं कि तेरे सेक्रीफाइसेस से मुझे क्या लेना देना, रेसलिंग ने मुझे नहीं बनाया। वो ऐसे मतलब वो अपने आप को रेसलिंग से ऊपर मानती हैं और कहती हैं कि विदाउट रेसलिंग तू तो कुछ भी नहीं है, यू आर जस्ट ईओस लिटिल करके वो शायद बिच ही बोलने वाली थी क्योंकि वही उनका फेवरेट वर्ड है, लेकिन रिया रिप्ली ने वहाँ पे उनको रोक दिया। कहती हैं कि ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ये जो तेरे पास टाइटल है ना, ये टाइटल अब मेरे पास आने वाला है, और वेलकम टू बिग लीग करके उन्होंने बिच करके फिर से बोल दिया। तो ये तो भाई इतनी बार ये बोल रहे हैं। रिया रिप्ली कहती है कि चल ले मुझे मार, जेड कारगिल कहती है नहीं मैं अपने टाइम पे मारूंगी। उसके बाद वो जाती हैं, वहां से निकल के आती हैं बी फैब और मिचेन। ऐसा लगा कि जैसे कि अब वो जेड कारगिल को मारेंगे, लेकिन उन्होंने पार्टी बदल ली है, वो जेड कारगिल की साइड आ जाती हैं और इन तीनों ने मिलकर फिर रिया रिप्ली को मारा, और फिर रिया रिप्ली ने जेडेड फिनिशर भी खाया है जेड कारगिल की तरफ से। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ भी इंटरेस्ट कोई डेवलप कर पाई है। प्रोमोस तो इतने ज़्यादा बेकार है भाई। जेड कारगिल, मैंने क्या सोचा था कि जब वो चैंपियन बनेंगी तो फाइनली अब उनको मौका मिला है। भाई जेड कारगिल को बहुत थोड़ा सा ही करने की जरूरत थी, क्योंकि उनकी अपीयरेंस ही ऐसी है, उनकी रेसलिंग ही ऐसी है, उनके मूव सेट ही ऐसे हैं कि उसने 90% काम कर दिया था। बस हल्का सा तुम्हें अच्छी स्टोरी और अच्छे प्रोमोस दे देने थे, वो चीज़ भी WWE नहीं कर पाई, और आज भी बस बहुत ही ज़्यादा ये फ्लैट फील हुआ है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको बोलो कि ये रेसलमेनिया के लेवल के जैसा है। बाकी फिर ये अपनी बॉडी में तू कैसी दिखती है, वो कैसी दिखती है, अच्छा उन्होंने वो चीज़ आज नहीं बोली, वरना फिर तो और भी ज़्यादा डिजास्टर हो जाता है। इसके बाद बैक स्टेज से मिज और किट विल्सन का म्यूजिक नहीं, इनका बैक स्टेज सेगमेंट था, और यहाँ पे अच्छा ऐसे देख के लग रहा है कि अच्छे टर्म्स पे हैं दोनों ही बंदे, और मेंटोरशिप चल रही है मिस की बात अच्छी खासी। लेकिन मिस खोया खोया ऐसा लग रहा है क्योंकि डैन हाउजन का श्राप उन्हें मिला हुआ है। तो फिर क्या होता है, मिस बताते हैं कि मेरी फैमिली वेकेशन डिले हो गई है, मुझे मिडिल सीट भी मिली, मेरा सन बर्न हो गया। डैन हाउजन फिर निकल के आते हैं तो दोनों ही परेशान है डैन हाउजन से। फिर उन्होंने बोला स्टे कर्स करके, उन्होंने बोल दिया कि मतलब अभी भी जो श्राप है वो हटा नहीं है डैन हाउजन का। और फिर उसके बाद होता भी है कि जो लैडर है वो एक बार पीछे गिरता है और फिर एक लैडर मिज के ऊपर भी गिर जाता है। तो अभी भी शायद जो जिंदगी में संकट हैं वो और बचे हैं मिज के, एटलीस्ट तब तक जब तक डैन हाउजन ये अपना जो श्राप है उसको नहीं हटा लेते। इसके बाद फिर बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहां पे सोलो सिकोवा बहुत ज्यादा एमएफटी के साथ गुस्सा होता है, और यहाँ पे कुछ एक ऐसी मतलब पहली बार मुझे इतने हफ्तों में ऐसा लगा कि कुछ अलग शायद हो सकता है ये सोलो सिकोवा और एमएफटी की स्टोरी में। तो हुआ ऐसा कि सोलो सिकोवा एमएफटी के ऊपर भड़के हुए हैं और सोलो सिकोवा कह रहे भाई तुमने टाइटल्स कैसे हरवा दिए, और भाई आज जेसी मटेओ के मुंह से कुछ शब्द निकले हैं, ये तो पता नहीं कैसे चमत्कार कैसे हो गया। ये जेसी मटेओ बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारी वजह से नहीं हुआ, ये वाइट्स की वजह से हुआ है। और फिर सोलो सिकोवा फिर भी गुस्से में थे, तो जो टामा टोंगा है उन्होंने आके बोला कि भाई यार सोलो आप ऐसे तो बिहेव नहीं कर रहे जैसे आप करते थे, और अब आप रोमन रेंस की तरह एक्ट करना शुरू कर चुके हो। यानी ये वो ब्लड लाइन की स्टोरी की बात कर रहे हैं, कैसे उस समय अपने ही दुनिया में था ना रोमन रेंस, वो अपने आप को पहले प्रायोरिटाइज करता था, फैमिली सिर्फ कहने के लिए था लेकिन वो सिर्फ उनका यूज़ कर रहा था। तो वही चीज़ वो बोलते हैं। सोलो सिकोवा कुछ बोलने ही वाले थे लेकिन तभी मार पिटाई फिर से शुरू होती है यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटो की। वो जो शटर होता है उसमें जाके बड़ी जोर से ये लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और उसके बाद फिर से जो सिक्योरिटी वाले बंदे हैं वो आते हैं, आंख में उंगली भी कर दी है ड्रू मैकिंटायर ने जेकब फाटो के।
सके, तो इन्होंने तो पूरे ही आज स्मैकडाउन में केओस मचा के रखा हुआ था और ये केओस अभी भी बाकी था। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है इलिया ड्रैगनोव वर्सेस कार्मेलो हेयस के बीच में, और ये है बहुत सारे लोगों के लिए ड्रीम मैच। यहाँ पे यूएस चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी, बहुत लंबा चौड़ा घसीटते रहे मैच को, और एंड में जाके सनसेट फ्लिप वो जो पिन फॉल है उससे अब ऐसे रोल करके उन्होंने इस मैच में चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई डेफिनेटली इस फ्यूड को आगे बढ़ाने वाली है क्योंकि इसमें ट्रिपल एच को कुछ बहुत ही अलग मजा आता है। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट था और यहाँ पे मुझे थोड़ी इनकंसिस्टेंट एक चीज लगी। जेली रोल आते हैं और वो रैंडी ओटन से बात करते हैं कि भाई क्या हुआ। एक तरीके से जेली रोल यहाँ पे पूरा समझा रहे होते रैंडी ओटन को कि भाई तू वो आदमी नहीं है जो तू पहले था, तू दोबारा से उस वर्जन में क्यों जा रहा है। यहाँ पे मैं रैंडी ओटन से बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं फादर से बात कर रहा हूँ, हस्बैंड से बात कर रहा हूँ, एक मर्द की तरह काम कर, बात कर। तो वो जो हृदय परिवर्तन है वो करने की कोशिश कर रहे हैं रैंडी ओटन को, और हक करके रैंडी ओटन को ये बात समझ में भी आ गई और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो मैट कार्डोना से जाके बात भी करेंगे। तो ये जेली रोल ने कुछ तो अपना जो इम्पैक्ट है, जो अपना इफेक्ट है उसको दिखाने की कोशिश करी रैंडी ओटन के ऊपर, और फिलहाल के लिए रैंडी ओटन मान भी गए। लेकिन देखो आयरनी अब क्या हुई भयंकर वाली, क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट था किट विल्सन और जेली रोल का। किट विल्सन बुलाते हैं, जेली रोल भी आते हैं और यहाँ पे गुड टर्म्स पे तो है नहीं, और उसके बाद वो कहते हैं चला मैच करते हैं, जेली रोल कहते हैं। लेकिन किट विल्सन ने बोला कि मैं अपने शब्दों से लड़ाई करने वाला हूँ, और उसके बाद इनकी एक जो है पोएट्री वगैरह शुरू हो जाती है। किट विल्सन ने उनके जो है फेस टैटूज के बारे में बात करी, क्रिमिनल पास्ट के बारे में बात करी, फैटफोबिक उनको बोला, ओजेम्पिक के बारे में उन्होंने बात करी, और फिर कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तूने 300 पाउंड अपने घटा दिए हैं और अब तू अपनी वो जो लिटिल विली है उसको तू देख सकता है। क्या बोलना चाह रहे हैं वो, आई होप आप लोग इतने समझदार हो, या इतना समझदार होने की जरूरत है भी, क्योंकि इसके बाद तो बहुत ही घटिया लाइनें जेली रोल ने बोली। एक तरफ तुम अभी रैंडी ओटन को समझा के, मतलब मुझे पता है कि ये रैप हिप हॉप में ऐसा चलता है, लेकिन मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन के लिए अननेसेसरी है। तुमको ऐसा करके किसी स्टोरी को बनाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि मुझे अपनी लिटिल विली को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि योर मदर सीज इट फॉर मी, और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ और दो चार और घटिया लाइनें बोली। मे भी हो सकता है किसी को पसंद आए, लेकिन मुझे तो भाई ये चीज़ पसंद नहीं है। बहुत ही चीप डब्ल्यूडब्ल्यूई का तरीका लगा यहाँ पे इसको इंटेंस या फिर पर्सनल बनाने का। इसके बाद फिर इनके बीच में मारा मारी भी हो जाती है और एंड में अपना वो जो टॉप रोप से ड्रॉप है वो लगाया किट विल्सन ने। तो डेफिनेटली ये रेसलमेनिया के किसी मैच की तरफ लीड कर रहे हैं, और शायद वो एक टैग टीम मैच हो सकता है जो हमने अब तक सुना था, लेकिन शायद फिर वो एक सिंगल्स मैच भी हो सकता है। वैसे तो अगले हफ्ते के लिए इन दोनों के बीच में सिंगल्स मैच होने वाला है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कभी भी चेंज कर सकती है, जैसे आज जेकब फाटो और ड्रू मैकिंटायर का किया। इसके बाद शो पर टैग टीम विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था, लैश लेजेंड एंड नाया जैक्स वर्सेस बेला ट्विंस के बीच में। इस मैच में एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर की बहुत भसड़ होती है, जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन से ही ये मैच एंड हो गया। इसके बाद बेला ट्विंस को भी गुस्सा आता है, वो शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लिस के ऊपर ही चढ़ गए, लेकिन एंड में स्टैंड टॉल किया लैश लेजेंड और नाया जैक्स ने। और नाया जैक्स का वो जो लेग ड्रॉप है, वो जो लैश लेजेंड अपोनेंट को पकड़ के लगाती है, भाई वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लगता है। वो कभी इधर उधर हुआ तो इधर उधर भी हो सकती है किसी की लाइफ, तो उसको थोड़ा सेफ तरीके से हिट करने की जरूरत है। बाकी अभी तो क्लियर पता लग रहा है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी होने वाली है जहाँ पे ये तीनों ही टीम होंगी मिक्स में और विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप होगी ऑन द लाइन। इसके बाद आता है बैक स्टेज सेगमेंट, और यहाँ पे रैंडी ओटन फोन पे बात करते हैं किसी से और कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ रिंग में इस चीज को फिक्स करने के लिए। इसके बाद रैंडी ओटन की एंट्रेंस होती है, और जो रैंडी ओटन की शो की स्टार्टिंग में एंट्रेंस थी और जो ये वाली एंट्रेंस थी, इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अब वो रिंग साइड पर जो फैंस हैं, जो बच्चे हैं, उनसे अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। उन्होंने अच्छे से, मतलब वो जो हैंडशेक है वो सब कुछ किया। उसके बाद वो उस पर जाके रोप पे खड़े भी होते हैं, अपना जो पोज है उन्होंने वो भी हिट किया। रिंग के बीच में वो चेयर रखते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं नहीं भाई, ये तो मैं अब अच्छा आदमी बन चुका हूं, तो शायद मुझे इस तरीके से बीच में चेयर को रख के प्रोमो कट करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज आपको भी अब तक रियलाइज कर लेनी चाहिए, वो है अपनी हेल्थ के ऊपर सीरियस तरीके से ध्यान देना। अगर आप मेरे को खुद देखोगे तो मेंटली भी आप कितना डिफरेंस फील करते हो अपने फिजिकल चेंजेस के बाद, स्पेशली अगर आपका रूटीन अच्छा है, आपकी स्लीप अच्छी है, आपकी डाइट अच्छी है, अगर आपका प्रोटीन इनटेक अच्छा है। इसी के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ नेचुरलिटीन। मैं अब तो ऑलमोस्ट 1.5 सालों से इसको कंज्यूम कर रहा हूँ और मेरे को इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिखे हैं। आरपन वाला कोड अगर आप वेबसाइट पे जाके यूज करते हो तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है और पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। मेरे कहने से अगर आप ट्राई करके देखोगे सिर्फ 1 महीना भी, तो आपको अच्छे न्यूट्रिशन और अच्छी डाइट और अच्छे अपने रूटीन के साथ अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस फील होंगे। और ये हमको, मतलब हम डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए तो समझना और आसान होना चाहिए, जिस तरीके से हम डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार
सुपरस्टार्स को देखते हैं, बट हाँ इसमें कोई बाहर से ड्रग इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नेचुरल होने की यहाँ पे बात हो रही है। अब इसके बाद रैंडी ऑर्टन क्या करते हैं, वो जो चेयर है उसको वो हटा लेते हैं और फिर आके बोलते हैं कि भैया मेरे को अपॉलॉजी करनी है और सबसे ज़्यादा मैट कार्डोना के लिए करनी है। कहते हैं मैट कार्डोना निकल के आ जा। रैंडी ऑर्टन ने लेजिट सॉरी बोला, कहते भाई मेरे को सही में बुरा लग रहा है इन चीज़ों के लिए, कोडी रोड्स भी आएगा नेक्स्ट वीक तो उसको भी मैं यही सेम चीज़ बोलने वाला हूँ। और कहते हैं मैट कार्डोना आई होप तू मुझे माफ़ कर दे इस चीज़ के लिए। इसके बाद दोनों ने हक भी कर लिया। मैट कार्डोना ने तो ज़्यादा यहाँ पे कुछ चैं चैं पैं पैं करी भी नहीं, लेकिन उसके बाद जब ये हक करते तो हैंडशेक करने के बाद रैंडी ऑर्टन ने दिखा दिए अपने ट्रू कलर्स, और ये हमको पता भी था कि होना भी है। उन्होंने हिट किया लो ब्लो और उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ भी लगा दिया, किसके ऊपर, मैट कार्डोना के ऊपर। और अगर आप ये आरकेओ को देखोगे तो थोड़ा सा ये अलग फील हुआ, ऐसा लग रहा है कि अपने आरकेओ में शायद कुछ वेरिएशन लाने की कोशिश कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन कुछ भी करें एट दिस पॉइंट इस कैरेक्टर के साथ वो बहुत अच्छा फिट जाने ही वाला है। कोई अगर डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज़्यादा ही कुछ एक्सपेरिमेंट जो है ना उनके साथ करने लगे, तो अगर रैंडी ऑर्टन को तुम फ्री फ्लो जाने देते हो अपने क्रिएटिव माइंडसेट के साथ, तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई गड़बड़ होने वाली है। इसके बाद सिर्फ इतनी सी मार तो बजाएगा नहीं रैंडी ऑर्टन, उन्होंने मैट कार्डोना को डेस्क के ऊपर लिटाया और जैसे उन्होंने कोडी रोड्स को लिटाया था ना, वो ऐसे 2 स्टील स्टेप्स के बीच में वैसे ही करके वो लिटाया था, लेकिन सिक्योरिटी वाले जो बंदे हैं वो आ गए। और फिर रैंडी ऑर्टन को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो अनकंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा, अपनी वॉइसेस को शायद वो फिर से सुन रहा है और वहाँ पे रैंडी के चैंट लग रहे थे। बहुत फनी भी लग रहा था वो कि ये बुरा आदमी है और लोग इसको इतना ज़्यादा जो है पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ होनी भी थी। ऐसा होने नहीं वाला था कि रैंडी ऑर्टन को सारे लोग वहाँ पे बू करें। और उसके बाद वो उनको रिंग में लेके जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने मारा, हाथ में उन्होंने स्टील चेयर डाल दी उनके और फिर सिक्योरिटी वाले बंदों ने फिर से रोक लिया। लेकिन मौका पाके रैंडी ऑर्टन ने जो अपना पैर है, जो अपना स्टॉम्प है वो मार दिया उस चेयर के ऊपर। और उसके बाद मैट कार्डोना के हाथ में हुआ है बहुत जोर से दर्द, और जो रैंडी ऑर्टन है उनकी वो जो हरामी पंती है वो यहाँ पे बिल्कुल साफ दिख रही थी कि छोटी मोटी मार नहीं मारेगा वो, अगर उसको किसी से प्रॉब्लम है तो फिर बस उसको उसके अंजाम तक ही वो पहुंचाएगा। तो ये था रैंडी ऑर्टन का कैरेक्टर। लेकिन स्मैकडाउन को एंड भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने केओस के साथ किया, क्योंकि फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के कैमरास पैन होते हैं कहीं बाहर कहीं बैक से, जो ये तो अरीना के ही बाहर हैं, पता नहीं एक जगह है जहां पे बाउंड्री सी बनी हुई है और ऊपर है कहीं पे जेकब फाटो, ड्रू मैकिंटायर, वहां पे वो एक दूसरे को पंचेस हिट कर रहे हैं। और स्मैकडाउन के क्लोजिंग शॉट में हमको ये दिखता है कि ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटो दोनों ही उस वाले स्ट्रक्चर से नीचे गिर जाते हैं। तो ये तो एक दूसरे के पीछे बिल्कुल पागल हो चुके हैं और इन दोनों पागलों ने निक ऑल्डिस को भी बहुत ज्यादा पागल कर दिया। आज के स्मैकडाउन में डब्ल्यूडब्ल्यू ने अच्छा काम किया है, अभी भी इसको रेट नहीं करेंगे, आने वाले एपिसोड से देखते हो कि अब ऐसा लग रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही है। बाकी नेचुरल टीन का लिंक है डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में ही, आरपंत वाला कोड यूज करके आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा नेचुरल टीन के प्रोडक्ट्स के ऊपर। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।